The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe, and the topic name is Aristocracy and the Middle Class. So here are the two terms. The very first one is aristocracy, second term is the new middle class. When we discuss about the aristocracy and the middle class, we will come to know about a commercial class too. So first, try to understand the meaning of aristocracy or simply discuss the various common feature of aristocracy class. The very first point is socially and politically dominant class. Socially, that means related to society. If we think about society, then aristocracy is at the top level. मतलब अगर समाज की बात करें तो समाज की कल्पना में सबसे ऊपर किसे रखा जाएगा? एक एरिस्टोक्रेसी क्लास, जो मोनार्क है या फिर जो राजा है या फिर कोई डिक्टेटर है, तो समाज के सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेवल पे क्या होगा? किसे रखा गया है? एरिस्टोक्रेसी को रखा गया है। पॉलिटिकली का मतलब होता है राजनीतिक। मतलब अगर राज्य की या प्रशासन के आधार पर देखा जाए तो सबसे डोमिनेंट क्लास है। मतलब किसी खास टेरिटरी में कुछ लोग अगर रह रहे हैं तो उस टेरिटरी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है एरिस्टोक्रेसी के पास में होता है। तो पॉलिटिकली वो जो है पूरी टेरिटरी को डोमिनेट करता है। जैसा वो कहता है वही कानून बन जाता है, उसी का न्याय सभी के लिए मान्य रहता है। तो हर एक प्रकार से यहाँ पे क्या है कि सामाजिक रूप से भी डोमिनेंट है, वो उसका वजूद है समाज में, और राजनीतिक रूप से भी उसकी वजूद समाज में दिख रही होती है। सेकेंड पॉइंट है सोज शेयर्स कॉमन वे ऑफ लाइफ स्टाइल। सपोज आई एम गोइंग टू गिव टू एग्जांपल्स। सूरज अब्दुल पाल, प्लीज सपोर्ट। ठीक है, सपोज these two boys are aristocrat of Europe. यूरोपियन कंटिनेंट में ये और ये जो हैं राजा है, मोनार्क है, एरिस्टोक्रेट हैं। तो इन दोनों का जो लाइफ स्टाइल होगा एक जैसा होगा। एक जैसा कहने का मतलब कीमती कपड़ा पहनेगा, सर पर मुकुट वगैरह है, ठाट से पूरा ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। इसके आसपास में नौकर चाकर ढेर सारे चीज सब रहेंगे। तो शेयर सब कॉमन वे ऑफ लाइफ स्टाइल। आम इंसान जो खाना खाता है वो खाना ये लोग नहीं खाएंगे, इनके लिए जो है डिफरेंट ब्रेड, ठीक है, वाइट फ्लोर का ब्रेड, जो ब्रेड है बनाया जाएगा। कॉमन मैन के लिए सस्ता ब्रेड जो आता है वो। तो एक प्रकार का एक जैसा लाइफ स्टाइल, जीवन का जीने का कला जो है दोनों का समान रहता है। तीसरी पॉइंट में देखिएगा ओल्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड। नाउ यहाँ पे कंट्री साइड का मतलब होता है रिमोट एरिया। तो दोनों चूंकि राजा है तो ग्रामीण यानी रिमोट एरियाज में, गांव में बड़ी बड़ी जमीनों का ये मालिक है। काफी ज्यादा, स्टेट का मतलब होता है संपत्ति, जायदाद, ठीक है। तो ग्रामीण साइड में, कंट्री साइड में राजाओं का क्या है, बहुत सारा जायदाद होता है, संपत्ति होता है, ये उतने बड़े संपत्ति के मालिक होते हैं। as well as they also owned a town house। शहरों में क्या है, बड़े बड़े मेंशन या बंगलों में रहते हैं, बंगलों भी बनाकर रखे हुए रहते हैं एरिस्टोक्रेट्स का। तीसरी पॉइंट है used to speak French for the purpose of diplomacy and in the high societies। मतलब ये जब आपस में बात करेंगे तो इनकी बात किस लैंग्वेज में करेंगे? फ्रेंच में। कॉमन मैन आपस में बात कर रहा है तो फ्रेंच में नहीं कर रहा है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में वो करेगा आम इंसान। लेकिन ये राजा है कि आपस में अगर कम्युनिकेट करेंगे तो ये फ्रेंच भाषा में। क्यों कर रहे हैं? तो डिप्लोमेसी, कूटनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजा अगर कोई बात करता है, ठीक है, तो आम जनता उस बात को समझ नहीं सके। इस डिप्लोमेसी की वजह से ये लोग दोनों जो है
राजा हैं तो फ्रेंच में बात करेंगे। अगर ये अपने सोसाइटीज, हाई सोसाइटीज के पार्टी वार्टी में गए हैं लोगों से मुलाकात करने की, तो वहां पर भी वो लोकल लैंग्वेज का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। वो भी पर्पस क्या है, डिप्लोमेसी है। जैसे भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने के बाद जब उनकी पार्टी वार्टी होती थी वो हिंदी नहीं बात करते थे, दे सिंपली स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश में बात करते थे कि अगर वहां पर कोई भारतीय अगर काम काज भी कर रहा है तो उसके समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से their families were often connected by the ties of marriage। अब क्या है, ये तो भी राजा है, ये राजा है, तो क्या होता है इनके परिवार जो हैं शादी के बंधन में बन जाते हैं। मतलब इसकी पुत्री का विवाह इसके पुत्र के साथ हो जाएगा, या इसकी बहन का विवाह इसके पुत्र के साथ हो जाएगा, या फिर इसका भाई का विवाह इसकी बहन के साथ हो जाएगा। इस प्रकार से मैरिज टाइज को, शादी का बंधन में बांध करके एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहते हैं और अपनी ताकत पावर को भी इनहैंस करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखा जाए तो प्राचीन काल में, एंशिएंट हिस्ट्री में अशोक ने भी कुछ ऐसा ही किया था। भारत में भी राजा महाराजा जो है शादी के माध्यम से, मैरिज नॉट के माध्यम से पावर वगैरह इनहैंस किया करते थे, ताकत बनाया करते थे। अशोक ने, द ग्रेट अशोक ने भी ऐसा किया था अपने सत्ता के दौरान। एंड द लास्ट पॉइंट है, दे वर लेस। अब ये किसी समाज में, किसी टेरिटरीज में या पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर ले जाए यूरोप में, तो इनकी संख्या बहुत कम है, लेस देन 10%। 90% पीपल क्या है, कॉमन मैन है। उसके बावजूद भी ये ज्यादा पावर होल्ड करके रखे होते हैं क्योंकि ये धनी रहते, रिचर थे। दूसरी चीज थी, उस समय समाज में डिवाइन थ्योरी थी। डिवाइन थ्योरी के अंतर्गत में राजा खुद को कहता था कि मैं राजा खुद से नहीं बना, मैं मोनार्क खुद से नहीं बना, मुझे जीसस क्राइस्ट ने बनाया है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है। ये है डिवाइन थ्योरी। अब ये जो अंधविश्वास है, आम इंसान, मेरे जैसा आम इंसान इस अंधविश्वास के चक्कर में आ करके इन्हें अपना राजा मान लिया और जैसा ये कहते थे वैसा करना शुरू कर दिया। तो ये सब यूरोप में नहीं, भारत में भी ऐसा होता था। भारत में भी डिवाइन थ्योरी थी, तो पूरे वर्ल्ड में डिवाइन थ्योरी का हर एक धर्म से जुड़ा हुआ था। हिंदू था तो वहां पर भी है, इस्लाम में है तो खलीफा का है तो प्रोफेट मोहम्मद का रिप्रेजेंटेटिव निकल कर आ गया, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट का आ गया। तो ऐसे करके डिवाइन थ्योरी हर एक धर्म में निकल कर सामने आई थी। Now, after knowing about the common feature or common way of lifestyle of the aristocracy, now what we have, population of the continent. ये continent refers to Europe. यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में कहा जा रहा है कि ठीक है एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ पर। व्हाट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप बाय दैट टाइम? So first of all, what we have observed, majority lies in the hands of peasants. Majority क्या था? मतलब ये थी कि जो यूरोप की कॉन्टिनेंट की बात करें या कोई भी टेरिटरी जो यूरोप के अंतर्गत थी उस वक्त में, वहाँ पे मेजॉरिटी किसानों का था। मतलब व्यक्ति जो है उनका मुख्य ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था, खेती करना उसकी मुख्य ऑक्यूपेशन रहा है। तो मेजॉरिटी लाइज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल were associated with peasantry or with agricultural activities. Bulk of lands were farmed by tenants and small land owners. अब उसमें क्या था, टीनेंट कहने का मतलब है वैसा किसान जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, वो दूसरे की जमीन पर एज अ वेजेस प्राप्त करके जो है काम करता है, खेती करता है। या फिर स्मॉल लैंड ओनर्स, वैसे लोग जिनके पास थोड़ी मात्रा में जमीन है और अपने जमीन के साथ साथ दूसरे की जमीनों पर भी वो खेती करते हैं। तो वहां पर क्या था यूरोप में कि टीनेंट्स और स्मॉल लैंड ओनर्स के द्वारा ही जमीन का बड़ा हिस्सा खेती किया जाता था, भारी मात्रा में जमीनों पर खेती किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि अब ये दोनों जो है किसान है, वहाँ का टीनेंट है, इसके पास कोई अपनी जमीन नहीं है, ये मेरी जमीन के ऊपर क्या कर रहा है, खेती कर रहा है और इसके बदले में से क्या मिलेगा, वेजेस। अगर ये किसान है पर इसके पास थोड़ी बहुत जमीन है, उस जमीन पर अपने परिवार के लिए अनाज पैदा कर सकता है, ये भी क्या किया,
कि दूसरों की जमीन पर खेती कर करके वेजेस भी प्राप्त किया। तो इस प्रकार के मेथड से यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जमीनों पर खेती की जाती थी। नेक्स्ट है सेंट्रल एंड ईस्टर्न। सपोज यूरोप की सेंट्रल एशिया की बात किया जाए, वेस्टर्न रीजन की बात किया जाए, वहां पर खेती का अलग पैटर्न था। सपोज कि मैं अगर सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप का बात करूं, वहां पर ये सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप का ये लोग राजा है, तो इन लोग के पास काफी लार्ज स्टेट्स है। इसने क्या किया कि अपने जमीन पे खेती करने के लिए पहले गुलाम बनाया, ठीक है, सर्फ कहा जाता है, यही चीज बना है सर्फडम, गुलामी प्रथा को शर्फडम कहते हैं। तो ये सर्फ मतलब गुलाम, ठीक है। तो गुलाम बना करके उसे अपने जमीनों पर खेती करने के लिए खेती करवाया करता था, ठीक है। वास्ट स्टेट, बहुत बड़ी जमीन के ऊपर। तो इसने क्या किया, ये भाई साहब जो हैं गुलाम बनाना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत में 100, 200, 300 गुलाम, इसके अंतर्गत में 200, 200, 300 गुलाम है जो खेती करने के लिए। तो इसकी जमीन पर, इसकी बहुत बड़ी संपत्ति है जमीन का, उस जमीन पर ये जो है अपने गुलामों से क्या करवाते हैं, खेती करवाते हैं। दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड होल्डिंग। मतलब ये एक व्यक्ति के पास बेहिसाब अनाज है, बेहिसाब जमीन है, और उन जमीनों पर खेती किससे करवाया जा रहा है, सिर्फ गुलामों के द्वारा। हाउस क्या जी, समझ ही नहीं हो रहा है। खुद से हो रहा है। ओह माय गॉड, क्या कर दिया तुम। Now, after that, what we have a new term that is called commercial class. Commercial class. Growth of industrial production and trade in western and central part of Europe, which ultimately lead to the emergence of towns. देखिए यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यूरोप के अंतर्गत में वेस्टर्न पार्ट की तरफ आ जाएं और सेंट्रल पार्ट में हम आ जाएं, तो इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ने लगे थे, वहाँ ग्रोथ देखने मिला था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया था, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप किए जा रहे थे। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। अगर कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में कॉटन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस किए जाएंगे, which ultimately lead to the, अब इसके वजह से क्या हुआ कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का दो आउटकम निकल कर आएगा कि जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप हुए वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगा, और धीरे धीरे वो पर्टिकुलर जगह एक टाउन के रूप में, एक शहर के रूप में तब्दील होना शुरू होगा। इमर्जेंस ऑफ टाउन्स के रूप में एक नए शहर का क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा, उत्पत्ति होगी। एज वेल एज साथ साथ कॉमर्शियल क्लास यानी व्यापारिक वर्ग जो है समझ में आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर बनता है, इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो सब उसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत है। मान लिया जाए कि ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक इंडस्ट्री की स्थापना किया तो ये कहलाया इंडस्ट्रियलिस्ट। तो कमर्शियल क्लास का एक मेंबर हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इसकी इंडस्ट्री में बहुत सारा गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसको चाहिए ट्रेडर, तो एक ट्रेडर सामने आ गया कि व्यापारी उसके प्रोडक्शन किया गया गुड्स को ये क्या करेगा, अलग अलग जगहों में ले जाएगा। इसी प्रकार से मर्चेंट आ जाएंगे, तो अलग अलग मर्चेंट आ जाएंगे। ये सब इंडस्ट्रीज, ट्रेडर्स, मर्चेंट, ये सब क्या है, कमर्शियल क्लास के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट सेकेंड हाफ, अगर हम 18वीं सेंचुरी की सेकेंड हाफ की बात करें, 1758 1750 के बाद का समय, तो इंग्लैंड में ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगान कर चुका था, लेकिन वहीं फ्रांस एंड जर्मनी के कुछ हिस्सों में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुई थी वो 19वीं सेंचुरी में हुआ था। मतलब इंग्लैंड 100 साल पहले ही अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर चुका था, तो इंग्लैंड की इंडस्ट्रियलाइजेशन यूनिट जो है काफी डेवलप हो रखा था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस या सम पार्ट्स ऑफ जर्मनी, यूरोप के दूसरे हिस्सों में छोटे मोटे इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगान हुआ था वहाँ early 19th century and so on. Keep quiet. Now the last topic of this particular topic is the emergence of new middle class, who were the members
न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। So you have to remember this point for 1 marks question as well as for objective one. Industrialists, businessmen, professionals such as teacher, professors, government officials were the member of new middle class. जैसे आपने देखा गया कि कमर्शियल क्लास के आने के बाद आपका जो है हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, ट्रेडर्स आ गए, बिजनेसमैन आ गए, तो कमर्शियल क्लास का मेंबर, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहे हैं उसके मेंबर्स, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में प्रोफेशनल्स, टीचर्स, ये सभी जो है मिलकर एक अलग क्लास बनाए जिसे मिडिल क्लास कहा गया। और खास सबसे बड़ी बात है कि इस मिडिल क्लास को बनाने वाले लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट लोग क्या थे? दे वर एडुकेटेड, वो शिक्षित वर्ग से बिलोंग करते, लिबरल मिडिल क्लास, एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, मतलब उदारवादी व्यवस्था पर ये लोग यकीन करते थे, इक्वालिटी पर यकीन करते थे। दैट्स व्हाई दे हैड गिवन फिलॉसफी, इसी वजह से लोगों ने क्या फिलॉसफी दिया, सिद्धांत दिया, राष्ट्र की एकता के ऊपर जोर दिया कि हमें राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए